नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सस्पेंस को खत्म करते हुए चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम का ऐलान कर दिया है। कल लुधियाना की रैली में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने चन्नी के नाम का ऐलान किया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि हमने पंजाब के लोगों की राय जानी और लोगों ने कहा कि सीएम उम्मीदवार गरीब घर का होना चाहिए। चन्नी गरीबी को समझते हैं और जब वो सीएम बने तो उनके अंदर कोई अहंकार नहीं दिखा। लुधियाना की रैली में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नाम के ऐलान के बाद चन्नी ने नवजोत सिंह सिद्धू के पैर भी छुए और इसके बाद चन्नी ने यह भी कहा कि सिद्धू जी जो करना चाहते हैं वो करेंगे, उनके मॉडल को लागू किया जाएगा। इससे पहले सिद्धू ने यह कहा था कि उनकी कोई चाहत नहीं है और ना ही वो किसी पद के लिए लड़ रहे हैं। पंजाब के चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट चरणजीत सिंह चन्नी जी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लुधियाना की रैली में मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को ही अगले चुनाव के लिए कांग्रेस का मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि पंजाब की जनता चाहती है कि एक गरीब घर का व्यक्ति मुख्यमंत्री बने। पंजाब के लोगों ने कहा हमें गरीब घर का चीफ मिनिस्टर चाहिए। हमें वो व्यक्ति चाहिए जो गरीबी को समझे, जो भूख को समझे, जो गरीब व्यक्तियों के दिल में घबराहट होती है वो उसे समझे, क्योंकि पंजाब को उस व्यक्ति की जरूरत है। मुश्किल डिसीजन था, आपने आसान बना दिया। मैं दिल ਦੀਆਂ गहराइयां तो पंजाब दी जनता दा, राहुल गांधी जी दा, अपने बड़े भरा सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जी दा, सुनील जाखड़ जी दा, पंजाब दी सारी लीडरशिप दा ते पंजाबियों दा धन्यवाद करदा हां। इससे पहले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बताया कि उन्होंने 111 दिन के अपने कार्यकाल में बहुत से काम किए, लेकिन ये समय बहुत कम है। अद्धी रात को पंजाब के लोगों वास्ते ना सौवा ना सौण दवा। जे 111 दिन का काम पसंद आया, जे तुहानू चंगा लगे तो सानू पूरा टाइम दो, ऐसी सारे जाने रल के पंजाब नू अगे लेके जावांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सारे इकट्ठे हुए। इस घोषणा के दौरान सबकी नजरें नवजोत सिंह सिद्धू पर थी। नवजोत सिद्धू के भाषण के दौरान चन्नी उनसे गले मिलने आए। ये दिखाने की कोशिश हुई कि दोनों में कोई मनमुटाव नहीं है। इसके बाद सिद्धू ने घोषणा कर दी कि राहुल गांधी जो भी फैसला लेंगे वो उसमें पूरा सहयोग करेंगे। यही राहुल गांधी जी ने क्या सी, अमीर अमीर हुंदा चला जा रहा है, गरीब गरीब हुंदा चला जा रहा है। ये फासला जे सिद्धू ना मिटा सके, राजनीति का कोई फायदा नहीं। मेरे इश्क ने ना वोटां मंगियां पंजाब तो, ना अहदे मंगे। मेरे इश्क ने पंजाब की भलाई मंगी। इस करके दर्शनी घोड़ा ना बना के सिद्धू नू खड़ा करो ते मैं तुहाडी सेवा हर तरह की कर लूंगा। विरोधी दल आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार भगवंत मान ने चन्नी को कांग्रेस का मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाए जाने पर निशाना साधा। कांग्रेस ने 2 भ्रिष्ट मुख्यमंत्री देते। एक मिनट एक कैप्टन साहब जिन्होंने बारे पता ही सीगा, वो बीजेपी नाल रल के खेडते रहे, ते एक 111 दिन वाला चरणजीत सिंह चन्नी जी ने। कांग्रेस ने आपदे रीत निभाई है, उन्होंने एक होर करप्ट रेता चोर जिहड़ा उन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा ला लिया। महाराजा पटियाला कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर कांग्रेस ने एक दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया था और पूरे देश में उनको एक दलित सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट भी किया था। ऐसे में कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल था या असंभव जैसा था कि वो मुख्यमंत्री उम्मीदवार के लिए चरणजीत सिंह चन्नी के नाम के अलावा
किसी और पर विचार करे। लेकिन शायद ये बात नवजोत सिंह सिद्धू को कुछ देर में समझ में आई। लुधियाना से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और पंजाब से अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का। बीजेपी के उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह को आखिरकार बलिया से टिकट मिल गया है। दयाशंकर सिंह और उनकी पत्नी स्वाति सिंह लखनऊ के सरोजनी नगर से टिकट मांग रहे थे। वहां से बीजेपी ने इन दोनों को ही टिकट न देते हुए पूर्व ईडी अधिकारी राजेश्वर सिंह को टिकट दिया था, जिसके बाद दोनों की नाराजगी की खबरें भी सामने आ रही थी। बलिया की 7 सीटों में से दयाशंकर सिंह को बलिया नगर से उम्मीदवार बनाया गया है। यहां से आनंद स्वरूप शुक्ला विधायक थे, तो अब आनंद स्वरूप शुक्ला को बेरिया से टिकट दिया गया है और बेरिया सीट से विधायक सुरेंद्र सिंह का टिकट काट दिया गया है। इस बार यूपी विधानसभा चुनाव में किसान अहम भूमिका निभाने वाले हैं और यही वजह है कि सभी दल किसानों को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। कल राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने मुजफ्फरनगर में जाकर भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत से मुलाकात की। सिसौली में हुई इस मुलाकात में जयंत ने नरेश टिकैत से आशीर्वाद लिया और कई मुद्दों पर उनसे चर्चा की है। और हम हाल ही में देख चुके हैं कि 31 जनवरी को किसानों ने एक महापंचायत की तरह की थी, एक रैली की तरह की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि सरकार ने जो हमसे वादे किए हैं वो अभी तक पूरे नहीं किए और सरकार हमें धोखा दे रही है। और इस मुलाकात के बाद जयंत चौधरी ने कुछ ट्वीट किया तस्वीरों को और लिखा कि किसानों की राजधानी सिसौली में अमर किसान ज्योति पे घी की आहुति दी और बाबा का आशीर्वाद लिया। मैंने मीठा गुड़ खाया, उड़द की दाल खाई और आशीर्वाद लिया। और मथुरा की बात करते हैं। लगातार अब कई नेता जो हैं अपने चुनावी जो भाषण हैं उसमें मथुरा का जिक्र करते हैं, मथुरा में भव्य मंदिर बनाने की बात करते हैं और यहाँ की सांसद हेमा मालिनी लगातार प्रचार में जुटी हुई हैं। उनको भरोसा है कि योगी सरकार के काम पर जनता फिर से बीजेपी को मौका देगी। उन्होंने ये भी कहा कि मंदिर भी बड़ा बनेगा। उनसे बातचीत की है सोनाक्षी चक्रवर्ती ने। First of all, that was a speech that really motivated this crowd, mostly women. You had one message for them and you told them that left, right, center, ऊपर नीचे नहीं देखने का है, सिर्फ बीजेपी और कमल के फूल को वोट करने का है। So, what is your expectation? What are you expecting from Uttar Pradesh polls this time? I know there is a big tough fight, but in spite of that we will win definitely because योगी जी has done a tremendous great work. मैंने आपके स्पीच में भी सुना कि आपने कहा कि मैं फिल्म भी करती हूँ और यहाँ के रोड भी बनाती हूँ। So what आप फिल्मों में काम किया, आज मैं रोड बना रही हूँ, ये बोला। कभी सोचा था मैम? कभी नहीं सोचा नहीं था, कभी सोचा नहीं था कि ये होगा, लेकिन but it is a good thing for the people of my constituency, they are getting good roads. सवाल ये भी उठता है कि अयोध्या बसा दिया है और काशी कॉरिडोर भी बन गया है, क्या अगला अभी जो है even you have been batting for Mathura. Yes. Mathura is next. Mathura is already getting developed very well under Brajatirtha Vikas Parishad, for which our Yogi ji is the chairman. He is the main person behind it. So lot of things are being done, which I wanted to do in my first term, which I was unable to do because unless I have the government support, it is very difficult to do. So now full government, the Kendra may be and also Rajya may, so we are doing such wonderful work. And then I'm here all the time, I have my own house also. तो क्या आप मानते हैं कि विकास को अभी साइडलाइन करके मंदिर एक मुद्दा है? नहीं ऐसा नहीं, मंदिर तो बाय द वे ये भी होगा, मंदिर भी होगा, लेकिन डेवलपमेंट is happening in a big way and so much security has been given. All the gundagardi is all stopped, not happening. They are all scared of Yogi ji's सरकार। तो आप मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जो है, द स्टेट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर has changed, has progressed, has it become better or worse over time? Absolutely better for the people. You can see, ask the people, some 25 crore people are there in Uttar Pradesh. They are all having very confident about, they are able to walk around, all the women are safe. Lot of things are happening which I don't want to mention, so many I had list, but wonderful things are happening. In the world of politics,
there is somebody like an RLD chief, Mr. Jain Chaudhary, who said a few days back and who remarked saying that मैं Hema Malini नहीं बनना चाहता. I don't want to become a Hema Malini. How can he become Hema Malini? Hema Malini बनना मुश्किल है. It's very difficult. I have worked so hard to become this Hema Malini, the dream girl. You think Jain Chaudhary can become Hema Malini? सही बोला ना? He cannot become. आखिरकार दिल्ली में बच्चों के परिजन अब राहत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आज से दिल्ली में स्कूल खुलने जा रहे हैं। बीते कुछ दिनों से कोरोना के मामले कम होने के बाद ये फैसला लिया गया है। आज से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल गए हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रहेंगी। इसके अलावा आज से दिल्ली में कॉलेज भी खुल गए हैं, जो पूरी तरह ऑफलाइन ही होंगे। इसके अलावा कोचिंग इंस्टीट्यूट भी खोलने की इजाजत दे दी गई है। साथ ही सभी दफ्तर आज से 100% क्षमता के साथ काम करेंगे। स्विमिंग पूल, जिम, योगा केंद्र और स्पा भी खुल गए हैं। जहां तक दिल्ली में कोरोना के मामलों की बात है तो पिछले 24 घंटों में यहां 1410 नए केस सामने आए हैं और 14 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल दिल्ली में संक्रमण दर 3% के नीचे है। दस साल के धनंजय दिल्ली के एक निजी स्कूल में पढ़ते हैं और ऑनलाइन क्लासेस से तंग आ चुके हैं। जब दिल्ली सरकार ने ऐलान किया कि 14 फरवरी से उनकी उम्र के बच्चों के लिए स्कूल खुल जाएंगे तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोस्तों के साथ पीटी पीरियड में खेलना, पढ़ना, डांट खाना, ये सब मिस करते हैं। उनके रिश्तेदार 14 साल की भव्या पिछले साल सिर्फ एक दिन ही स्कूल जा पाई। ऑनलाइन पढ़ के मतलब मैं कभी इस कोरोना के ऊपर गुस्सा आती है। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है देश के खिलाफ साजिश चल रही है। एग्जाम्स आते हैं, मतलब कोरोना फिर बढ़ जाता है। भव्या की मां मीनाक्षी चिंतित है कि स्कूल खुले तो बच्चों को फिर से स्कूल में लिखने की आदत डालनी होगी। इनका लिखना भी कम हुआ है, लिखना कम हुआ है। उसके लिए हम बोलते रहते हैं बेटा लिखो, अब स्कूल खुलेंगे फिर कैसे करोगे आप। इस बीच बच्चों की हैंडराइटिंग भी बहुत गंदी हो गई है। 19 साल की विनियम शर्मा दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रही हैं। वो ठीक से सुन नहीं पाती और उसके लिए सुनने की मशीन का इस्तेमाल करती है, इसलिए ऑनलाइन क्लासों में ईयरफोन्स लगाने में परेशानी होती है। मेरे कान की मशीन लगी हुई है, मेरे को दिक्कत होती है। मैं लीक लगा के मेरे कान में लगा। वो अपनी कला को अपने क्लास के साथियों को फिर से दिखाना चाहती है। हालांकि कुछ अभिभावकों को ये फिक्र है कि स्कूल वापस जाकर कुछ छात्रों को परेशानी हो सकती है, लेकिन विनियम के पिता इस बारे में बिल्कुल बेफिक्र हैं। स्कूल खुल रहे हैं और बच्चों ने जो अपना कॉन्फिडेंस लूज किया है वो नो डाउट कुछ दिन तक तो रहेगा, लेकिन ये रिकवरी, क्योंकि ये ग्रोइंग बच्चे हैं, ये बड़ी फास्टली ग्रो करके उसको रिकवर कर लेंगे। लेकिन हम जैसे लोग जिन्होंने चाहे जॉब खोए हो, जो लोगों ने, तो उनको रिकवर करना मुश्किल होगा। सारे बच्चे बैठे ही हैं स्कूल जाने को। आखिरकार दिल्ली के स्कूल खोले गए हैं। पोल्यूशन हो या पैंडेमिक, हर मुश्किल में स्कूल सबसे पहले बंद किए गए हैं। अब आशा है कि छात्रों की पढ़ाई में फिर से कोई रुकावट नहीं आएगी। गौरी प्रसाद के साथ मेहर पांडे, NDTV इंडिया। महाभारत कालीन हस्तिनापुर की चुनावी महाभारत पर सबकी निगाहें जो हैं वो टिकी हुई हैं। मेरठ की हस्तिनापुर की जो सीट है उसकी सियासत के लिए उसे सबसे लकी सीट माना जाता है और ये भी कहा जाता है कि जिस पार्टी का यहाँ से उम्मीदवार जीतता है उसी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है। एक समय में हस्तिनापुर को चंडीगढ़ की तरह से बनाने की योजना थी, लेकिन पांडवकालीन ऐतिहासिक जगह और हस्तिनापुर का कितना विकास हुआ है ये देखिए रविशंजन शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली से महज 100 किलोमीटर दूर मैं इस वक्त मेरठ के हस्तिनापुर में मौजूद हूँ। ये महाभारत कालीन एक शहर है और यहाँ तमाम सारी महाभारत कालीन
जो धार्मिक स्थल हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं। क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि ये हस्तिनापुर का जो आधारशिला रखा गया वो 6 फरवरी 1949 को जवाहरलाल नेहरू जी जो उस वक्त के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये आधारशिला रखी और हस्तिनापुर को चंडीगढ़ जैसा बनाने की ये आधारशिला रखी गई। लेकिन आज सोचिए कि चंडीगढ़ कहां पर है और हस्तिनापुर कहां पर है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। हस्तिनापुर सियासी तौर पर भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान सूबे के विधानसभा चुनाव में रखता है, क्योंकि ये माना जाता है कि जो हस्तिनापुर को जीतता है वही उत्तर प्रदेश पर राज करता है। लेकिन हस्तिनापुर में कितना विकास हुआ, हमारे साथ में कुछ लोग हैं जो हस्तिनापुर के रहने वाले हैं, हम उनसे बात करते हैं। कि देश का एक प्रधानमंत्री जी ने जो है इस हस्तिनापुर को जो सेंट्रल टाउन और इसको सबसे पहले इस पार्क की उद्घाटन की, यह आधारित समझो लगा हुआ है 6 फरवरी 1949 को, और वहाँ का ही महीना था जी। तो आज चंडीगढ़ कहाँ है और आप कहाँ खड़े हैं? हाँ, चंडीगढ़ बहुत डेवलप हो गया और हम जो है देख लो कहाँ है। 165 फैक्ट्री यहाँ लगी थी, आज किसी का भी यहाँ वो नहीं। सुन रहे हैं कि बाढ़ भी एक दिक्कत है। बाढ़ जो है पहले एक बार आती थी, अब के 2 बार आई। अक्टूबर के महीने में बाढ़ आई। जो किसानों ने हमारे फसलें बोई थी, धान, पिछली बार धान की भी ऐसी हुई, फिर ये सरसों की खेती करी तो सरसों भी अब क्या, गेहूं भी समाप्त है लगे। अच्छा। और पानी आज भी खेतों में भरे पड़े। हस्तिनापुर में भी महाभारत कालीन तमाम सारे प्राचीन मंदिर हैं। धार्मिक स्थलों का कितना विकास हुआ है? धार्मिक स्थलों का तो यहाँ भी कोई विकास हुआ नहीं। कोई विकास नहीं? कोई विकास नहीं हुआ, जो जैसे थे वैसे के वैसे ही हैं। पांडवकालीन मंदिर है, ये सियासी तौर पर उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, इसीलिए हमारे ख्याल से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर यहाँ से भी एक हस्तिनापुर में आप जो देख रहे हैं ना, जो विकास देख रहे हैं वो केवल जैन धर्म की वजह से। बस आप जाएंगे उधर देखेंगे जैनियों के कितने सुंदर सुंदर मंदिर हैं, बहुत बहुत बड़ी इमारतें हैं और पूरे भारत का जैन संप्रदाय यहाँ आता है। अच्छा। और हमारा महाभारत कालीन जो मंदिर है सब नगण्य हो गया। नगन होगा सब। अच्छा। सरकार अपने को मंदिरों के सबसे बड़े संरक्षक के तौर पर पेश करती है अखबार और टीवी के जरिए। अब हम हस्तिनापुर में पांडवकालीन मंदिरों की क्या दशा है, विकास कितना हुआ है, कुछ और लोगों से हस्तिनापुर के बात करेंगे। माना जाता है महाभारत कालीन तमाम सारी जो धरोहरें हैं हमारी वो यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आप देख सकते हैं कि पांडवेश्वर महादेव मंदिर है, बहुत ही प्राचीन यहाँ पर शिवलिंग है। और पांडवेश्वर जो मंदिर है उसकी 1855 में गुर्जर राजा नैन सिंह ने जीर्णोद्धार करवाया था। उसके बाद इस मंदिर की दशा दिशा बदली। इस बारे में हम महाराज जी से बात करेंगे। तमाम सारे आप श्रद्धालु देख सकते हैं बाहर से आए हुए हैं। महाराज जी, ये मंदिर काफी प्राचीन है, थोड़ा इसकी प्राचीन क्यों है, क्या धार्मिक महत्व है और क्या सरकार की तरफ से कुछ हुआ मंदिर में काम? यहाँ पे प्राचीन इसलिए, यहाँ पे एक शिवलिंग है पांडव के समय से, जो 5 पांडव पूजा पाठ करते थे उस समय शिवलिंग है। 5 पांडव को यहीं दर्शन देते भोलेनाथ ने स्वयं, जो अंदर शिवलिंग है। 5 पांडव की मूर्ति है राइट साइड में मंदिर में। और यहाँ पे सरकार ये भीम का लगाया हुआ बड़ वृक्ष है। ये जो बड़ वृक्ष है ये भीम का लगाया हुआ। और पीछे एक बैग में कुआ, उसमें स्नान करने से चर्म रोग ठीक हो जाता है। और यहाँ एक पीछे बैग में कुटिया के एक गुफा है, वरना बागपत से लास्ट से आके पांडव यहाँ पे लिखड़े थे। अच्छा। वो गुफा भी यहाँ पे। अच्छा, तो महाराज जी यहाँ पे तमाम सारे देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं, क्या सुविधाएं यहाँ पर बदली पिछले 5 साल में? कुछ काम हुआ विकास के? यहाँ पे सरकार की तरफ से कोई काम नहीं हुआ। यहाँ पे यात्री आते हैं, उनके लिए लैट्रिन बाथरूम की सुविधा नहीं है। यहाँ पे कोई सरकार का कोई ध्यान नहीं देती यहाँ पे। अच्छा, तो ये जीर्णोद्धार जो है वो राजा नैन सिंह के बाद अभी तक गुजर राजा नैन सिंह बाद में किसी ने भी नहीं करवाया यहाँ पे कुछ। तो आप देखिए वो गुफा है, पीछे आपको तमाम सारी जो प्राचीन धरोहरें हैं वो यहाँ पर दिखेंगी। पुरातत्व की खुदाई भी यहाँ पर हुई थी। श्याम परमार से हम बात करेंगे। श्याम परमार जी हमारे स्थानीय पत्रकार हैं, अभी बहुत दिलचस्प एक ये जानकारी दे रहे थे। श्याम जी, ये बताइए कि पांडवकालीन ये नगरी है, कौरव पांडव की नगरी है। आप कह रहे थे कि पुरातत्व विभाग ने यहाँ पे खुदाई शुरू की थी, उसके बाद में अभी क्या हालत चल रही है? यहाँ जो बताया गया है कि 1952 में एक बार खुदाई की गई थी, लेकिन उस समय कोई घटना ऐसी घटी कि जिसके बाद उस खुदाई को रोक दिया गया और उसके बाद कोई सरकार दोबारा खुदाई कराने की हिम्मत नहीं जुटा सकी।
अभी कुछ महीने पहले दोबारा से यहाँ खुदाई शुरू हुई है, तो उसमें अभी कुछ ज्यादा निकला तो नहीं है, पुरातत्व विभाग काम कर रहा है। लेकिन ये जो टीला है यहाँ का, जिसे उल्टा खेड़ा बोला जाता है, ये जब ये ASI का प्रोटेक्टेड है तो नियम के अनुसार इसके आसपास निर्माण नहीं हो सकता। लेकिन देखा जाए तो आसपास की जो जमीन है उसमें काफी निर्माण हो चुके हैं और ये प्राइवेट लोगों ने निर्माण किए हैं। बहुत सारी जमीनों में कागजों में हेर फेर करके अपने निर्माण बना लिए गए हैं, नियम के वायलेशन हुए हैं। हम जिस मंदिर मस्जिद के ऊपर में राजनीति करते हैं, दिल्ली से महज 100 किलोमीटर दूर एक महाभारत कालीन मंदिर की हालत क्या है। तो अब संगीत की दुनिया कभी भी पहले जैसी नहीं रहेगी। कई लोग लता दीदी को याद कर रहे हैं। मशहूर अभिनेत्री हेमा मालिनी ने भी लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। उनसे बात की हमारी सहयोगी नगमा ने। लता जी को मैं पहली बार मिली, मेरे सपनों का सौदागर फिल्म मेरी पहली फिल्म थी, जिसका म्यूज़िक रिकॉर्डिंग हो रहा था तारदियो बॉम्बे में। तो मुझे मेरा प्रोड्यूसर लेकर जाके उनसे इंट्रोड्यूस कराया, क्योंकि मैं बहुत चाह रही थी कि मैं लता जी को देखूं, मिलूं। ऐसे इतने अच्छे महान कलाकार हैं एंड वो मिली भी मुझे। पूरा रिकॉर्डिंग देखा, कैसा एक ही शॉट में पूरा गाना रिकॉर्ड हुआ। आजकल के जैसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन गाते हैं आजकल। वो पूरा गाना शुरू से लेके एंड तक एक ही टेक में उन्होंने ओके किया और मैं देखती रह गई। और पहली बार देखा उनको तो इतना अच्छा भी लग रहा था कि ऐसा एक दैविक रूप, जो मुंह खोलते ही इतना सुंदर मधुर स्वर निकलता है, गाने के लिए हो या बातचीत करने में भी इतना ऐसे एक व्यक्ति को देखकर अच्छा लगा। गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। इस बार यूपी विधानसभा चुनाव में किसान अहम भूमिका निभाने वाले हैं और यही वजह है कि सभी दल किसानों को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। कल राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने मुजफ्फरनगर में जाकर भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत से मुलाकात की। सिसौली में हुई इस मुलाकात में जयंत ने नरेश टिकैत से आशीर्वाद लिया और कई मुद्दों पर उनसे बात की। इस मुलाकात के बाद कुछ तस्वीरों को ट्वीट करते हुए जयंत चौधरी ने लिखा, किसानों की राजधानी सिसौली में अमर किसान ज्योति पे घी की आहुति दी और बाबा का आशीर्वाद लिया। मैंने मीठा गुड़ खाया, उड़द की दाल खाई और आशीर्वाद लिया। राजीव रंजन है हमारे साथ, रवीश रंजन है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। रवीश, जिस तरह से यह मुलाकात हुई, नरेश टिकैत से मुलाकात के क्या मायने निकाले जाएं और राकेश टिकैत जो अब तक राजनीतिक दलों से दूरी बनाते नजर आए, लेकिन उनका भाई एक पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष के साथ बैठकर चर्चा करता नजर आया। आज देखिए शारिक, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि आरएलडी के जो सुप्रीमो हैं जयंत चौधरी, उनकी निकटता टिकैत परिवार से रही है। आपने पहले भी फोटो देखे होंगे कि नरेश टिकैत की बीमारी, जब बीमार थे तब जयंत उनसे मिलने गए थे। और अब चूंकि 10 तारीख को मतदान है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो सियासी लड़ाई है वो निर्णायक मोड़ पर है, तो इसी की वजह से जयंत चौधरी भी, देखिए बोला कुछ नहीं उन्होंने, लेकिन केवल एक फोटो के जरिए उन्होंने तमाम सारे संदेश जाट मतदाताओं को दे दिए हैं। उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की कि बालियान खाप के जो अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत और भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत, उनसे उनकी निकटता है और संदेश ये साफ है कहीं ना कहीं कि आरएलडी के पक्ष में जो है वो जाट मतदाता इकट्ठा हों। तो ये जयंत चौधरी ने एक फोटो ट्वीट करके उन्होंने संदेश देने की कोशिश की, कहा कुछ नहीं। उधर जो नरेश टिकैत के भाई हैं राकेश टिकैत, उन्होंने उसी वक्त मेरठ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की भारतीय किसान यूनियन की तरफ से और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी के लोग जो है वो एक वर्ग को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और कहीं न कहीं आपको ये समझना होगा कि कौन है जो हमारे बीच में फूट डालने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है, कौन सी पार्टी है। तो उन्होंने बाकायदा बीजेपी का नाम लिया। तो एक तरफ नरेश टिकैत जो उनके बड़े भाई हैं, जयंत से मिलना, दूसरी तरफ राकेश टिकैत का बीजेपी के खिलाफ में मोर्चा खोलना, ये साफ संदेश है
कि जो जाट मतदाता है, खासतौर पर जो किसान है, उसको किस ओर जाना है। तो हालांकि बार बार ये राकेश टिकैत बोल चुके हैं कि वो किसी भी पार्टी को वोट देने की अपील नहीं करेंगे, लेकिन वोट देने की अपील करना ही सब कुछ नहीं है। इस राजनीति में कई बार फोटो के जरिए, संदेशों के जरिए बहुत कुछ बातें कही जाती हैं, बहुत कुछ अपने लोगों के बीच में बातों को फैलाया जाता है। तो कोशिश यही है, चूंकि 10 तारीख को मतदान है, तो अब ये जो सियासी लड़ाई है वो बहुत तेजी के साथ में हो गई है। बीजेपी की जहां एक तरफ कोशिश है कि जाट और मुस्लिम को अलग अलग करो, वहीं अब आरएलडी और समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि टिकैत भाइयों के जरिए जाट और मुसलमान और खासतौर पर किसानों को एक किया जाए। तो ये दो दलों की लड़ाई है और साफ दिख रहा है कि जो राकेश टिकैत हैं, नरेश टिकैत हैं, वो किस ओर हैं। तो इसमें कोई अब जो है शारिक कोई ढकी छुपी बात नहीं है। 10 तारीख को मतदान है और सारा जो स्टेक है राजनीतिक, वो इस वक्त मतदान पर लगा हुआ है, क्योंकि पहले चरण के मतदान में अगर यहाँ से आरएलडी और समाजवादी पार्टी को थोड़ी बहुत भी बढ़त मिलती है या बढ़त मिलती है, तो उनके लिए और जो दूसरे चरण हैं उसमें एक सियासी फायदा पहुंचने की उम्मीद है। इसी के वजह से अब बीजेपी हो, चाहे बीजेपी ने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आक्रामकता के साथ में चुनाव प्रचार कर रही है और बार बार मुगल तमाम सारे मुद्दों को उठा रही है। दूसरी तरफ इनकी कोशिश है कि गन्ना बनाम जिन्ना की लड़ाई में गन्ना जीतेगा, जिन्ना हारेगा। तो इनके तरफ से भी संदेश साफ है कि आप लोग एकजुट हो, भाईचारा हो। बीजेपी की कोशिश है कि हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हो। देखना है कि नतीजे बताएंगे कि कौन सी पार्टी अपने सियासी रणनीति में कामयाब हो पाई है। शारिक, शुक्रिया रवीश, बेहतरीन तरीके से इस पूरे मामले का विश्लेषण करने के लिए और इस तस्वीर के पीछे की तस्वीर समझाने और बताने के लिए। नरेश टिकैत और जयंत चौधरी की मुलाकात तो हो ही रही है। उनके भाई राकेश टिकैत ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राकेश टिकैत ने कहा, पिछले 1 महीने से यहां आ रहे नेता मुजफ्फरनगर को स्टेडियम बनाकर यहां हिंदू मुसलमान मैच कराना चाहते हैं और वो ऐसा होने नहीं देंगे। गुरुद्वारा और मंदिर का तो कोई झगड़ा है नहीं। इनसे तो एक बिरादरी को टारगेट कर रखा है। क्या इस देश में एक ही बिरादरी है चुनाव में? क्या उसको बदनाम करने की साजिश रची जा रही है? मुख्यमंत्री हो या इनके बड़े बड़े लीडर हो, वे सब आ रहे हैं और यमुना के खद्दर से शुरू करते हैं और मुजफ्फरनगर पर जाकर वहीं घूम रहे, क्योंकि एक फील्ड वहां पे उनको मिला, एक स्टेडियम है वहां पे, उसी में एक मैच कराना चाहते हैं। हमने कहा भाई वो मैच अब की बार मुजफ्फरनगर की धरती पर तो होगा नहीं। ये 2.5 महीने का जो प्रोसेसिंग इनकी आई है कि हिंदू मुस्लिम जिन्ना पे आप वहां पे खेलोगे, वो मैच उस मुजफ्फरनगर और इस पश्चिम उत्तर प्रदेश की धरती पर तो कहीं पे भी आपका स्टार्ट हो नहीं रहा। यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह को आखिरकार बलिया से टिकट मिल गया। दयाशंकर सिंह और उनकी पत्नी स्वाति सिंह लखनऊ के सरोजनी नगर सीट से टिकट मांग रहे थे। वहां से बीजेपी ने इन दोनों को ही टिकट ना देते हुए पूर्व ईडी अधिकारी राजेश्वर सिंह को टिकट दिया। बलिया की 7 सीटों में से दयाशंकर सिंह को बलिया नगर से उम्मीदवार बनाया गया। यहां से आनंद स्वरूप शुक्ला विधायक थे, उन्हें अब बरैया से टिकट दिया गया है और बरैया सीट से विधायक सुरेंद्र सिंह का टिकट कट गया। समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बात बन गई है। पिछले कुछ दिनों से इन दोनों के बीच टकराव की खबरें आ रही थीं, लेकिन आखिरकार दोनों के बीच समन्वय बन गया है। कल दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच लखनऊ में सपा कार्यालय में बैठक हुई। बैठक के बाद अपना दल कमेरावादी के गगन प्रकाश यादव ने बताया कि उनकी नेता पल्लवी पटेल कल सिराथू सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। सिराथू के अलावा प्रतापगढ़ सदर से भी अपना दल कमेरावादी का ही प्रत्याशी होगा। इसके अलावा 6ठे और 7वें चरण की सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान जल्द किया जाएगा। बीते 4 दिनों से अपना दल कमेरावादी और समाजवादी पार्टी के
गठबंधन की जो ट्रेन थी उसमें जो एक असहजता के प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ी हो गई थी और लग रहा था कि ये जो है एक तरीके से गठबंधन जो है वो टूट जाएगा, लेकिन इसमें बड़े नेता अखिलेश यादव का हस्तक्षेप के बाद और उनकी पार्टी में बातचीत के बाद आज जो है वो जो एक असहजता की स्थिति थी वो खत्म हो गई है। यानी ट्रेन अब वहां से चल देगी, हरी झंडी मिल चुकी है अखिलेश यादव की तरफ से गठबंधन के, और जो भी इनके आपस में जो बातें थी वो आपस में बातें नरम गरम करके वो पूरी हो गई हैं और पल्लवी पटेल जो है वो सुराथू की सीट से चुनाव लड़ेंगी, ऐसी खबर आ रही है। हमारे साथ जो है वो अपना दल के प्रदेश महासचिव गगन फिर हमारे साथ हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से आप लोगों की बात हुई और क्या सहमत बन गई। आगामी 8 जनवरी को हम लोग सिराथू विधानसभा में अपना दल कमेरावादी की शीर्ष नेता समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी गठबंधन से नामांकन दाखिल करेंगी और अगले 10 मार्च को सिराथू विधानसभा से वो सामाजिक न्याय, नौजवानों, महिलाओं और वंचितों के अधिकार के लिए एक प्रगतिशील सरकार के गठन के लिए विधानसभा में प्रवेश करेंगे। तो आप लोगों के बीच में जो गतिरोध था, कई सीटों पर लेकर के जो बात थी जिनके लेकर के आप लोग कर रहे थे, सिराथू से आप पहले से भी लड़ना चाहते थे, लेकिन जो अन्य सीटों पर गतिरोध था, क्या उन सभी बातों में सहमति बन गई है? क्या हुआ है बातचीत में? जब हमारी नेता आप सिराथू से विधानसभा की ओर बढ़ रही हैं तो चीज़ें अब बिल्कुल लगभग साफ हैं। डॉक्टर पल्लवी पटेल के विधानसभा में प्रवेश के लिए और 7वें चरण की सारी सीटें जो हमारी पूर्व में तय हुई थी, जिसमें बीच में थोड़ा संशय था, उस संशय को समाप्त करते हुए एक बार पुनः श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में राजमाता कृष्णा पटेल जी की अगुवाई में एक नई प्रगतिशील सरकार के गठन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो कल जो आपने मुझसे कहा था कि सारी बातें एक जगह रुक गई हैं, मतलब एक तरीके से जो सेतु बातचीत का जो सेतु था वो टूट गया था, कल आपने जब कहा था, आज आपको क्या वो फिर सेतु बन गया, अब वो सारी बातें हो गई पूरी? बातें रुक गई, चल रही हैं, ये बातें हमारे लीडरशिप के स्तर पे थी, लेकिन उसमें हमारे शीर्ष नेतृत्व के आपस में बातचीत करने के बाद वो जो चीज़ें थोड़ी असहज हुई थी वो सहज और बड़े फ्लो में सीधे आगे बढ़ रही हैं और 8 तारीख को पल्लवी पटेल जी जैसे ही नामांकन करेंगी वो सारा संशय समाप्त हो जाएगा और 10 मार्च को हम एक बार पुनः कह रहे हैं कि श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी गठबंधन की सरकार बनेगी, जिसमें श्रीमती पल्लवी पटेल, राजमाता कृष्णा पटेल और अपना दल कमेरावादी का महत्वपूर्ण योगदान होगा। संभवतः उत्तर प्रदेश के जो चुनाव है उसमें जो है गठबंधन की तरफ से अपना दल कमेरावादी 7 सीट या उससे कम या ज़्यादा सीटों पर भी चुनाव लड़ेगा, इस बात पर भी सहमति बन चुकी है। तो जो एक गतिरोध था, जो हरी झंडी मिलनी बाकी थी, जो हम बार बार कह रहे थे कि 48 घंटे बीत गए, 72 घंटे बीत गए, वो 5 मिनट नहीं पूरा हुआ, तो अब वो 5 मिनट पूरा हो चुका है और अब उन्हें हरी झंडी मिल चुकी है और अब ये ट्रेन आगे बढ़ रही है। जिसके नतीजे क्या आएंगे वो देखने वाली बात होगी। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। एनडीटीवी बिप्स में सबसे पहले आपको दिखाते हैं कार की लाइट्स में एग्जाम देने का वीडियो। अक्सर आपने लोगों को स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़कर और बैठकर वहां पर ये चीजें, तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन बिहार के मोतिहारी में बच्चों को तो कार की हेडलाइट्स के सहारे अपने एग्जाम्स देने पड़े। सोशल मीडिया पर यह वीडियो इन दिनों बहुत वायरल हो रहा है। एग्जाम 5 बजे आउट कर देना था, लेकिन बच्चों को अभी तक घेर के रखा हुआ है। बच्चों को गाड़ियों का लाइट जला के एग्जाम दिलवाया जा रहा है। अभी करना चाहिए था आपको। भाई आप लोग हल्ला नहीं करिए, आप लोग के बच्चे को क्या बोले दीजिए, आप लोग आप देखना है महाराजा हरिंदर किशोर कॉलेज, इंटरमीडिएट कॉलेज मोतिहारी का है, जिसमें बच्चों का एग्जाम दिया गया है, व्यवस्था नहीं है। एग्जाम 5 बजे आउट कर देना था, लेकिन बच्चों को अभी तक घेर के रखा हुआ है, अभी तक नहीं आ रहा और बच्चों को गाड़ियों का लाइट जला के एग्जाम दिलवाया जा रहा है। ये कदापि सही नहीं है। आप लोग देख ही सकते हैं कि बच्चों को गाड़ी का लाइट दिला के एग्जाम दिलवाया जा रहा है। ये कैसे एग्जाम है? पहले जिस कॉलेज में लाइट की व्यवस्था
व्यवस्था नहीं है, उस कॉलेज में लाइट की व्यवस्था करें। और साथ ही जब प्रशासन से सवाल करने की बात आती है तो सवाल की दे दिया जाता है। दूल्हे की बारात निकलते हुए तो आपने अक्सर देखी होगी, लेकिन भोपाल में एक दुल्हन ने इस परंपरा को तोड़ा। कार की बोनट पर सवार होकर दुल्हन बॉलीवुड गानों पर नाचते हुए शादी करने पहुंची। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है। और अब आपको मिलवाते हैं मशहूर ऑमलेट अंकल से। ये अंकल कोई ऐसा वैसा नहीं बल्कि हार्ट अटैक ऑमलेट बनाते हैं। ऑमलेट बनाने का ऐसा तरीका शायद ही आपने पहले कहीं देखा होगा। कनाडा में दादी की बहादुरी का एक वीडियो सामने आया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कनाडा के एक स्टोर में चोरी कर सामान ले जा रहे शख्स को एक बुजुर्ग महिला ने पकड़ा और उसके साथ फिर क्या किया, देखिए इस वीडियो में। You gonna pay for that? Huh? You gonna pay for that? Yeah. Where? Huh? You gonna pay for it? Excuse me. Goddamn. Come on. Get out. Come on. Get out. Get out. Take your go. अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा का फीवर इन दिनों लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। फिल्म पुष्पा से प्रेरित होकर बेंगलुरु में चंदन की तस्करी करने वाले शख्स ने पुष्पा स्टाइल में लाल चंदन की तस्करी को अंजाम देने की कोशिश की। तमिलनाडु में हाथियों के झुंड का रेल ट्रैक पर पास बनी दीवार को पार करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। हाथियों की परेशानी को देखते हुए रेलवे ने इस संबंध में अब एक बड़ा कदम उठाया है।
लखनऊ कैंट से अपने बेटे मयंक जोशी के लिए रीता बहुगुणा जोशी टिकट मांग रही थी। हालांकि उनकी ये मांग पूरी नहीं हो सकी। उनसे बात की हमारे संवाददाता सौरभ शुक्ला ने। हम इस वक्त लखनऊ में हैं, हमारे साथ रीता जोशी जी हैं। मैम, घोषणा पत्र अब तारीख पर भी नहीं पता है, क्या कुछ खास होने वाला है, क्योंकि आप उस कमेटी में भी हैं घोषणा पत्र की? देखिए, संकल्प पत्र को हम पब्लिकली नहीं बोल सकते, उसका प्रॉपर तरीके से, उचित तरीके से उसको संकल्प पत्र को लोकार्पित किया जाएगा। एक दिन और रुक जाइए। मैं यही कह सकती हूँ कि बहुत ही दूरदर्शी और बहुत ही अच्छा वर्तमान से लेकर भविष्य की उसमें रूपरेखा है। पिछले 5 वर्षों में जो हम लोगों ने संकल्प दिए थे वो लगभग पूरे किए हैं 90%, और अब जो करेंगे वो और आगे उसी प्रगति को और आगे ले जाने वाला है, जन कल्याणकारी योजनाओं को ले जाने वाला होगा। तो मैं समझती हूँ बहुत ही समग्र आने वाला है हमारा संकल्प। तो मैम ये बताइए, लोग बोल रहे थे रीता जी नाराज हो गई मैंग को लेकर के, कुछ नाराजगी, सब कुछ ठीक है पार्टी में, आप तो थी यहाँ पे। भाई मैंने तो कभी नाराजगी व्यक्त की नहीं, ना करूंगी। देखिए, बहुत ही परिपक्व राजनीति में बात हो गई 50 वर्षों, 80 साल से तो मेरा परिवार राजनीति में है, और माताजी, पिताजी और मैं भी 30 साल से लगातार हूँ। पार्टी ने जो निर्णय लिया हम उसका सम्मान करते हैं। पार्टी ने निर्णय लिया उसका सम्मान करती है। रीता जोशी इनका कहना है कि पार्टी ने जो निर्णय लिया उसका वो सम्मान करती है। सहयोगी राजेश गुप्ता के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली में कुछ दिनों से कोरोना के मामले कम होने के बाद आज से यहां 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल गए, लेकिन ऑनलाइन क्लास भी जारी रहेगी। इसके अलावा आज से दिल्ली में कॉलेजेस खोल दिए गए जो पूरी तरह से ऑफलाइन होंगे। कोचिंग इंस्टीट्यूट भी अब खुल सकते हैं। साथ ही दफ्तर में आज से 100% क्षमता से कर्मचारियों और काम करने वालों को आने की इजाजत दे दी गई है। स्विमिंग पूल, जिम, योगा केंद्र, स्पा भी खोल दिए गए हैं। जहां तक दिल्ली में कोरोना के मामले की बात है तो पिछले 24 घंटे में यहां 1410 नए केस आए और 14 लोगों की मौत हुई। फिलहाल दिल्ली में संक्रमण दर 3% से नीचे है। टीचर्स, पेरेंट्स, हम सब बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहे थे कि स्कूल खुलें और बच्चों की पढ़ाई ऑफलाइन मोड में चालू हो। मैं अभी सुबह स्कूलों में आया तो बच्चों से भी ऐसी कैजुअली बात कर रहा था। उन्होंने भी माना कि ऑनलाइन एजुकेशन एक विकल्प तो है, लेकिन अभी बहुत काम चलाऊ विकल्प है। प्रैक्टिकल नहीं हो सकते। टीचर से जो 1-to-1 बातचीत जितना फ्रैंकली और जितना डीपली क्लास में खड़े होकर हो सकती है, पढ़ाई जितना अच्छी क्लास में खड़े होकर हो सकती है, उतने कभी भी ऑनलाइन नहीं हो सकती है। तो आज से मुझे बहुत खुशी है कि हमारे स्कूल वापस खुल रहे हैं, और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि अब दोबारा ऐसी स्थिति ना आए कि बंद करने पड़े। अब हो गया, बस बहुत हो गया, बहुत नुकसान हो गया बच्चों का हमारे। इसका ओवरऑल नुकसान ये भी है कि पूरी की पूरी पीढ़ी, उसकी एजुकेशन पे फर्क पड़ेगा। पर बच्चों से मिलके मुझे अच्छा लगा, सबके सब बहुत एक्साइटेड हैं, टीचर्स बहुत एक्साइटेड हैं कि हम इसको कवर अप कर लेंगे जो भी लॉस हुआ है। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है कि घर पे तो बिल्कुल पढ़ाई मतलब ज़्यादा अच्छे से हो नहीं पा रही थी, ऑनलाइन में भी समझ भी ज़्यादा अच्छे से आ नहीं रहा था, तो ऑफलाइन में थोड़ा फिजिकली अट्रैक्ट भी होते हैं और अच्छा भी लगता है कि बोर्ड है सामने, और फिर ऑनलाइन में है नहीं उतना कुछ, है ना, तो फिर ऐसे ही अच्छा है और फ्रेंड्स भी मिलेंगे। हम अपने टीचर से कुछ बातों से चर्चा कर सकते हैं, इनफैक्ट जो हमें नहीं समझ आएगा वो पूछ सकते हैं, और जो एक्टिविटीज नहीं वो हमारे टीचर्स बताएंगे, हम करेंगे, और फिर जो हमें नहीं समझ आएगा वो हम करके दिखाएंगे स्कूल। हमें कोविड से डर है, अभी भी हम जानते हैं कि कोविड इस देश से गया नहीं है हमारे इंडिया से, तब भी हम अपनी डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, सैनिटाइजर करेंगे, अपने मास्क लगा के रखेंगे, हमें उतना डर नहीं रहेगा, बट हम अपना उस रूल को फॉलो करके रहेंगे। स्कूल आके अच्छा तो लग रहा है, मतलब जब लॉकडाउन हो गया था तो पढ़ाई मतलब जैसे बंद सी हो गई थी, ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, टीचरों का भी फुल इफेक्ट था, हम भी अपनी मेहनत कर रहे थे, बट एक होता है ना जो ऑफलाइन में टीचर से अटैच होके पढ़ना, वो मजा नहीं आ रहा था ऑनलाइन में। तो मतलब स्कूल आके अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में उतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं होती थी, पूरा क्लास भी नहीं लगते थे, और 40 मिनट या 30 मिनट का होता था, कभी कोई टाइम नहीं था। अभी रीओपन हो गया तो बहुत अच्छा लग रहा है, ऑफलाइन क्लास में पढ़ाई भी होती है। तो गुड मॉर्निंग इंडिया में 2 घंटे के दौरान हमने आपको कई सारी खबरें दिखाई। अब हम आपको टॉप 5 खबरें दिखाने जा रहे हैं। हम चाहते हैं आप एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाइए, पोल में हिस्सा लीजिए और बताइए कौन सी खबर है जो आप विस्तार से देखना चाहते हैं। तो पहली खबर, सिद्धू के अरमानों पर फिरा पानी, चन्नी सीएम चेहरा होंगे। नंबर 2 पर मंत्री स्वाति सिंह की जगह पति दयाशंकर सिंह को मिला टिकट। नंबर 3 पर नहीं बनने देंगे हिंदू मुस्लिम मैच का स्टेडियम, पश्चिम उत्तर प्रदेश को, टिकैत ने कहा। धर्म संसद के नफरती बयानों से आरएसएस ने बनाई दूरी, नंबर 4 पर। नंबर 5 पर
आ गई सिंगल डोज से कोरोना को मात देने वाली वैक्सीन।